छात्रों, आज की 9वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली कविता उड़ान यह सीखने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं चंद्रसेन विराट जी। कवि चंद्रसेन विराट जी का जन्म 3 दिसंबर 1936 मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ और उनकी मृत्यु 16 नवंबर 2018 में हुई। हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम अगले स्थान पर हमें दिखाई देता है। इन्होंने नवगीतों और गज़लों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखने का प्रयास किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत यह गीत संग्रह हैं। आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय, यह गज़ल संग्रह हैं। इस तरह से इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो, उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी, धूपदान होती है। यह इस कविता के शब्दार्थ हैं। तो चलिए अब हम कविता सीखेंगे। पहला पद, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। सुमन यानी फूल। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जहाँ अंधकार है, अंधेरा है, वहाँ रोशनी की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं है। व्यर्थ कोशिशें नहीं करना चाहिए। ठीक इसी तरह जिस वन में सिर्फ कांटे ही उपलब्ध हैं, वैसे वन में सुमन यानी कि फूल मांगना व्यर्थ है। अर्थात हाथ उन्हीं के आगे फैलाना चाहिए जहां हमारी मांग पूरी करने का सामर्थ्य हो। अगली पंक्तियां, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य को सम्मान उसके अच्छे कर्मों के कारण खुद ब खुद मिलता है। उसका मस्तक विनम्रता से झुक जाता है। उसे दूसरों से नमन मांगना नहीं पड़ता, बल्कि दूसरे आप ही आप उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। गुणी व्यक्ति में विनम्रता होती है तो उसे सम्मान भी दिलाती है। अगली पंक्तियाँ, परों में शक्ति हो तो नाप लो, उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर पंखों में शक्ति है तो सारा आकाश नाप लेना चाहिए। हौसला अगर है तो बुलंदियों को छूने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे उड़ान भरने के लिए पंछी आकाश मांगा नहीं करते, वैसे ही हमें आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिवेश मिल जाए तो बढ़ जाना चाहिए।
अगली पंक्तियाँ। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिसे हम जी जान से चाहते हैं, ऐसे सपने निमंत्रण के बिना खुद ब खुद चले आते हैं। हम जो चाहते हैं उसके ख्वाब अपने आप आने लगते हैं और इन सपनों को देखने के लिए नयन मांगने की ज़रूरत नहीं होती, यानी नहीं कि खुले आँख या आँखों से सपने देखने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी आंतरिक इच्छाओं को जान लेना चाहिए। अपने सपनों को दूसरों की नज़र से नहीं, अपनी ही नज़र से देखकर समझ लेना आवश्यक है। स्वयं को पहचानना चाहिए। अगली पंक्तियाँ। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिन्हें अपनी गलती का एहसास होता है वह अपने किए पर पछताता है। पश्चाताप की आग में वह निरंतर अंदर ही अंदर जलता रहता है। पश्चाताप की आग में जलने के लिए बाहर से आग मांगने की ज़रूरत नहीं होती। अगली पंक्तियाँ। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है, बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिसकी उड़ान ऊंची है उसको थकान भी अधिक होती है। बड़े बड़े कार्य करने के लिए अथक परिश्रम की मांग होती ही है। जीवन में अच्छा कमाना है, अच्छे बड़े बनना है तो परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। जो कम बोलता है वही ज़्यादा देख सकता है, उसकी आँखें ही बोलती है। अर्थात बिना कहे भी कुछ बातें देखकर हमारी समझ में आ जाती हैं। कड़ी धूप में हमारी हथेली ही हमें छाया दे पाती है, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ ही हमें राहत दिला सकता है। अंतिम पंक्तियाँ। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी, धूपदान होती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक कान से सुन नहीं सकता और एक जुबान से बोल नहीं सकता, ऐसी जोड़ी ही जीवन में वक्तव्य बनती है। अर्थात जीवन में हमें न बुरी बातें कटु वचन बोलते हैं और न सुनने चाहिए। उसके बाण अचूक और दूर तक जाते हैं, जिसकी कमान कान तक होती है, यानी कि जिसके तीर की कमान कान तक खींची जाती है वही बाण जो है अचूक चलते हैं। अर्थात सफलता पाने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है। एक शायर की जिंदगी धूपदान की तरह होती है, जो जीवन मूल्यों की महक अपनी शायरी में, अपनी कविता में भर देता है और साहित्य को महका देता है। इस तरह से यह एक गज़ल है। गज़ल मूलतः फारसी काव्य रचना है, जो फारसी से उर्दू में और फिर हिंदी में आई है। इन गज़लों को दिलकश संगीत में ढालने वाले संगीतकार और बेहतरीन ढंग से पेश करने वाले गायक कलाकारों की वजह से इन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। गज़ल शेरों से बनती है और शेर की पंक्तियां ही लंबाई के अनुसार गज़ल की बहर नापी जाती है। प्रस्तुत गज़लों में मानवीय मूल्यों का महत्व बताया है। इस रचना में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस तरह से यह कविता समाप्त हुई।